जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठीक से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे विषयों का सही से अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया, जो व्याकरण का पहला अंग है। उसके भेदों के बारे में आपको बताया था, परिभाषा आपको बताई थी, संख्या के बारे में बताया था। उसके बाद हमने भेदों के बारे में चर्चा की, जिसके भेद हमने पढ़े थे दो, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम जब वो पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शाबाश, जोर से बोलेंगे। व्यंजन। किसके बारे में बच्चों? व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पहले मुझे बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं। अगर आपको पता होगा कि स्वर किसे कहते हैं तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपको स्वर याद नहीं होगा तो आपको व्यंजन का पता नहीं लगेगा। तो आप रोटी खा के आओ, भूखे पेट आ गए आप, है ना। खिचड़ी खा के आओ बिना घी वाली। तो व्यंजन और स्वर, मैंने आपको कहा था कि व्याकरण जो है वो क्या करता है? सीढ़ी का काम करता है। जैसे पौड़ियां होती है हमारी, ये पहले एक चढ़ेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वो यहाँ आएगी बात की। अब अगर हमें वर्ण का पता होगा, स्वर का पता होगा, तो हमें व्यंजन का पता लगेगा। व्यंजन का पता लगेगा तो हमें आगे की चीज का पता चलेगा। तो आपने स्वर की परिभाषा शायद आपको याद आ जाएगी, नहीं याद आ रही है, भूखे पेट आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। उसका है कि वो स्वतंत्र ध्वनियां बताई थी मैंने। क्या बताई थी? स्वतंत्र ध्वनियां। और साधारण शब्दों में क्या बोला था मैंने आपको? कि जो बिना किसी सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। हाँ, आप सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो पहले पढ़ के आना था। शाबाश, ऐसे याद रखनी है, ठीक है। अब व्यंजन क्या है? अब स्वर जो बिना सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन बिना सहायता के नहीं बोले जाते, नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो इनको बोलने या लिखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। या दूसरे शब्दों में, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन जो ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो श्वास है वो कहीं ना कहीं अवरोध होता है, उसका अवयवों में अवरोध हो जाता है। श्वास जो निर्बाध गति से नहीं निकलता है, ठीक है ना, वो श्वास पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, बल्कि उसको बोलने के लिए, लिखने के लिए जो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वरों की सहायता जो वो व्यंजन बोले या लिखे जाते हैं, ठीक है। और व्यंजनों की संख्या जो वो कितनी है? 33। कितनी बताई थी मैंने? 33। और स्वरों की कितनी बताई थी? 11। कुल कितने बताए थे वर्ण मैंने? 44, ठीक है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? व्यंजनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यंजनों की। व्यंजन कितने बताए मैंने आपको? 33। और व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। बाकी इसके आगे पीछे जो कुछ भी मैंने बोला उसको आप भूल जाओ, कंप्यूटर की भाषा में उसको डिलीट मार दो, ठीक है। अब याद क्या रखना आपने कि जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। वेरी गुड। और जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जो अपने आप बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए कोई किसी चीज की सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो क्या है? स्वर, ठीक है बेटो। तो आप हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप व्यंजन के भेद, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। आपने मेरे से सुंदर लिखना है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। ये 3 व्यंजनों के 3 मुख्य भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक हो गया। अब सबसे पहले पकड़ेंगे हम, किसको पकड़ेंगे? स्पर्श व्यंजनों। स्पर्श का मतलब क्या है? छूना।
कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास है वो कंठ से लेके ओष्ठ तक किसी न किसी भाग को क्या करती है, छू जाती है। अतः हम इनको क्या कह देते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो क से म तक कितने बच्चों, गिनती याद है, मुझे याद है 25। कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक। कितने बच्चों, 25। उसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या है कि स्पर्श व्यंजनों के बाद और ऊष्म व्यंजनों से पहले, बीच की स्थिति में, मध्य की स्थिति में होने के कारण हम इनको अंतस्थ कहते हैं। कि स्पर्श व्यंजनों के अंत में स्थान है इनका और ऊष्म व्यंजनों से पहले। हिंदी की वर्णमाला देखना आपने, तो ये इनकी संख्या 4 है और इनके नाम है य, र, ल और व। और इनकी संख्या कितनी पुत्रों, 4। शाबाश। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म का मतलब क्या है, साइंस में भी आप पढ़ते हैं, सोशल साइंस में भी आपको ये शब्द आता है। तो ऊष्म का मतलब क्या आता है, गर्म, ठीक है, जिससे गर्मी मिले, ठीक। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म सांस जो वो बाहर निकलती है। अर्थात इसमें क्या होता है, घर्षण होता है, रगड़ होती है, इसमें रगड़ते हैं ये शब्द आपस में, ठीक है। तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह में घर्षण होता है और उसके कारण क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये है श, श, स, ह, ये भी 4 हैं। इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इनको, हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कैसी सांस बाहर आती है, गर्म सांस आती है। बोल के देख लो, श, श, स, ह, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि गर्म सांस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। नहीं निकल रही होगी तो आपने गर्म गर्म पानी पी लेना, फिर निकल जाएगी, ठीक है, मत पीना, ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो श, श, स, ह, ठीक है बच्चों। इसके इनके बोलने से क्या होगा कि गर्म सांस जो वो बाहर आएगी, इसलिए कि हम इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व 4 और स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक 25, ठीक है बच्चों। तो ये कर लेना अपने जोड़, 5 और 9 और 9 4 कितने हो गए, शाबाश। किसने नहीं बोला, मैंने बोला। और ये कितने हो गए, 33। तो मैंने कितने बताया था आपको व्यंजन, 33। बाकी आपने कहीं और नहीं जाना, भागना मत, हर चीज का बताऊंगा मैं आपको। आपने याद रखनी कि स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33, वर्णों की संख्या कितनी है, 44। बस ये याद रखना है आपने, बाकी कुछ याद नहीं रखना, बाकी मैंने आपको समझाना है। तो ये आपको मैंने व्यंजन के बारे में बताया, व्यंजन के भेदों के बारे में बताया। व्यंजन के मुख्य कितने भेद हैं, 3, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। और क से लेके म तक 25, ठीक है। और अंतस्थ आगे य, र, ल, व और ऊष्म आगे श, श, स, ह, ठीक। तो ये हमारे ये है। और जो हम शुद्ध व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन जैसे हम प्राय से लिख देते हैं, परंतु जो हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे हम हलंत का निशान करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि इसमें स्वर जो वो समाहित है। अब मैंने आपको परिभाषा बताई कि व्यंजन वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे मैं लिखा है यहाँ पे क, क्या लिखा मैंने, क। अब क के पीछे से क्या ध्वनि आ रही है आपकी, अ, तो यहाँ हलंत और ये अस बाहर आ जाएगा, ये है। जब इसके नीचे हलंत लगा दिया इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्वर इसमें जब हम अकेला लिखेंगे, जब हम व्यंजन को अकेला लिखेंगे तब हम ऐसा लिखेंगे, परंतु जब हम शब्द में लिखेंगे तब ऐसा नहीं लिखेंगे, तब इसके मायने बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसको ये दर्शाने के लिए कि इसके बीच में जो वो क्या है, स्वर सम्मिलित है,
तो अ जो है वो सभी व्यंजनों में जो वो समाहित है, मिला हुआ है। सारे व्यंजन जो इससे बोले जाते हैं, कोई सा भी बोल रहे यहां से आप, सब में यही निकला श, श, स, ह, य, र, ल, व, क से आगे क, ग, ग, कोई भी बोलो आपने, इसमें सब में जो वो असम्मिलित है। मतलब यहां से साफ होता है कि इनमें जो व्यंजनों में जो वो स्वर जो वो शामिल होते हैं, स्वरों की सहायता से व्यंजन जो वो बोले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अड़ और अढ़। ये हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं होते हैं, अगर होते भी है तो कई बार आते हैं तो साइड में आते हैं, किनारे पे आते हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं उतिक्षिप्त व्यंजन। पर व्यंजनों के भेदों में इनको स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, वर्णमाला में अब शामिल, क्योंकि जैसे हमने पेड़ लिखना है, पढ़ लिखना है, तब हमारे पास इनका जो वो वहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, परंतु सीधे तौर पे हमारी वर्णमाला में ये शामिल नहीं है। वहां पर जो शामिल किए गए हैं ब, ड और ढ है। ठीक है, जो कि यहाँ क से म तक में ट, ठ, ढ, ढ, ढ में शामिल है। ठीक है, और ढ और ढ जो है वो इनको अलग, इनको उतिक्षिप्त व्यंजन जो वो बोलते हैं। जब मैं उच्चारण स्थान आपको समझाऊंगा तो इनके बारे में आपको फिर मैं विस्तार से समझा दूंगा। तो आपने भ्रमित नहीं होना है। स्वर आपने 11 मानने हैं और व्यंजन आपने 33 मानने हैं। इसके साथ हमारे पास जो अंग्रेजी शब्द भाषा, दूसरी भाषाओं को शब्द लिखने के लिए भी जो व्यंजन लिए जाते हैं, परंतु उनको हमारी हिंदी की वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। तो जो जिनका स्थान है वो मैंने आपको बता दिए, और इनका हमारे हिंदी में प्रयोग होता है तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनको हम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने क्या बताना, इनको उतिक्षिप्त का मतलब होता है फेंके हुए। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो तब कहते हैं, उसके आधार पर हम इसको उनको उतिक्षिप्त व्यंजन मानते हैं। तो इनको मैं ज्यादा जब आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा गहराई में आपको इनके बारे में बता दूंगा। तो अभी आपके लिए इतना ही काफी है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा व्यंजन का जो ये था वो पूरा होता है। इसके बाद भी अगर आपको लगेगा कोई ऐसी बात तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। किसी भी व्याकरण से संबंधित बात को मैं खुशी खुशी वहां आपके उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ये हमने आज व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो अब इसके साथ हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन थे, आप पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, जल्दी में लिख रहा हूं बेटे, आप मत जल्दी में लिखना। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि जो व्यंजन जो है वो दो या दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कि ऐसी ध्वनियां जो हैं, ऐसे वर्ण जो हैं वो दो या दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आप ध्यान रखना, व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ना कि किसी और से। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में हमारे पास 3 आते हैं, श, त्र और ज्य। ये और एक और आता है, उसका प्रयोग होता है वो श्र, परंतु वो हिंदी की वर्णमाला में दर्शाया नहीं जाता है। परंतु मैं आपको अलग से इसकी चर्चा कर दी, परंतु हम इसको हिंदी में जो वो तीनों को ही मानते हैं। हिंदी के व्याकरण में जो वो 3 ही है। और ये तीनों जो चारों जो हैं ये संस्कृत भाषा के शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। श, त्र, ज्य। तो इसके साथ पहला ले लेंगे हम कश, क, जमा श, जमा अ। ये इसकी संधि है। ये इनका संयुक्त रूप है कि क भी मिला, श भी मिला और अ मिला, क्योंकि अ तो दोनों में, इसलिए मैंने इनको हलंत लगाया। ठीक है, उसके बाद तर, ये किसका रूप है, त, जमा र, जमा अ। ये क्या बन गया, तर। कश से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, और ये है ज्य। इसमें आ जाएगा ज, जमा
ञ जमा अ। अब प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी में भाषा में, ये किसी भाषा में स्थान, सभ्यता और जलवायु, ये आपकी पूरी इसमें भाषा में या व्याकरण में पीछा नहीं छोड़ेगी तीनों चीजें। अब हम यहां पर भी यहां स्पष्ट करते हैं, आमतौर पर हम इसको क्या बोलते हैं, ज्ञ, ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ ज्ञानी, जबकि क्या है ये ज्ञ है, ज्ञ, ज जम ज्ञ, ज्ञ, ठीक है, ज्ञानी, यंज्ञ, यजमान, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी, ज्ञानी। तो यहां हम क्या पढ़ देते इसका ज्ञ, जो कि गलत है उच्चारण। तो अब हम इसका उच्चारण ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा को कौन से तीन कारक प्रभावित कर रहे हैं, ये तीन कारक प्रभावित कर रहे हैं। इसके कारण जो हम मैं भी हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं भी कई बार इसका गलत उच्चारण कर देता हूं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ठीक उच्चारण कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी गलत कर देता। तो क्यों, मैं भी विवश हूं, स्थान, सभ्यता, जलवायु। हर आदमी जो वो इन तीन कारणों के कारण जो वो भाषा को जो वो उसमें गलत उसका उच्चारण करता है, और भाषा को यही कारण जो वो बाद में प्रभावित भी करते हैं। तो ये मैंने आपको तब उस समय जो था बड़े विस्तार से पढ़ाया था। तो इस बात को मैं यहां समझा रहा हूं आपको कि ये ज्ञ है, ज्ञ, ज्ञानी। तो आपने इसको ज्ञ नहीं पढ़ना है, किसका संधि रूप है, ज जमा ञ जमा अ, ज्ञानी, ज्ञ। तो इसको हमने ज्ञ नहीं पढ़ना, ज्ञ पढ़ना है, ठीक है। और इन तीनों का प्रयोग किसमें होता है, संस्कृत के शब्दों में। जो संस्कृत के शब्द जो है सीधे हमारी हिंदी में लिए जाते हैं, जैसे श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ थे ज्ञानी, ठीक है। और यहाँ श्र आ गया, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा सर्जरी करके बता देता हूँ। शल्य चिकित्सा, श जमा र जमा अ, ये श्र है। और ये किसके लिए होता है, श्रोतावृंद, श्रोता, ये भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है बच्चों। तो ये शिफ्ट व्यंजन जो है हिंदी भाषा में लिए गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित शब्द जो वो संस्कृत में है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी भाषा में, इसलिए इनको लिया गया है। और हिंदी वर्णमाला में जो वो इनको मान्यता है, इसको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं है, परंतु प्रयोग में आता है, ठीक है। तो केवल और केवल मात्र जो संस्कृत के शब्दों में ही इनका संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। हिंदी का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इन संयुक्त व्यंजनों से लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके साथ और करनी है, वो पीछे छूट गई थी वो बात। जैसे हमने री के बारे में चर्चा की थी, थोड़ा सा करूंगा कि ये भी संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषक, कृषक शब्द लिखना हमने, क जो री की मात्रा लगेगी श क, ये भी संस्कृत का शब्द है। ऋषि शब्द लिखेंगे हम तो ऋषि भी संस्कृत का शब्द है। तो इस प्रकार ये जो हमारी मतलब ये है। उसके बाद मैंने आपको ऊष्म व्यंजन के बारे में थोड़ा सा भूल गया था, वहां श स ह, जब ये पढ़ाना शुरू किया तो मुझे याद आई, ह को छोड़ दो आप। ये जो तीन हमारे हैं, ये जब भी तीनों का कोई ऐसा शब्द आएगा, इकट्ठा आएगा, तो तीनों इसी क्रम में आएंगे, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और लगभग शायद एक या एक से कोई एक आधा और शब्द होगा, नहीं तो इन तीनों के योग से कोई ऐसा शब्द नहीं है। एक ही शब्द है शीर्षासन। अगर आपको कहीं पता और मिलेगा शब्द तो फिर प्यारे बच्चों मुझे भी बताना, शीर्षासन। अब देख लो, श श स, ये इसी क्रम में जो अब इनका प्रयोग होगा। और जब इन तीनों शब्द व्यंजनों का, ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग होगा तो वो संस्कृत का शब्द होगा, वो हिंदी का शब्द नहीं होगा। तो ये भी संस्कृत का शब्द है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हिंदी भाषा जो वो संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा है। हमने सारी जो व्याकरण है, रूल एंड रेगुलेशन है, बड़े ज्यादा जो हमने किसके माने हैं, संस्कृत भाषा के। हाँ, आगे हमने उनमें थोड़ा थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार, लोगों की सुविधा के लिए इसमें हमने थोड़ा थोड़ा जो वो परिवर्तन कर दिया है। उस कारण जो है आज संस्कृत और व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण में और हिंदी के व्याकरण में थोड़ा थोड़ा जो वो अंतर आ गया है, परंतु मूल रूप से जो संस्कृत का व्याकरण है वही व्याकरण जो वो हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आपका कोई संशय होगा, कोई भ्रम होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मेरी वीडियो को देखें और उसके साथ
आप जो भी मेरे से प्रश्न पूछना चाहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती। आप सबका समय शुभ हो।